अच्छा, नेचुरल मोनोपोली होएगी फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर सोचो, ये नेचुरल मोनोपोली है इन अ वे। इट्स नॉट ये गवर्नमेंट के हाथ में है डैम्स बनाना, वो लार्ज स्केल पे होती है। कोई ऐसे नहीं हो सकता कि तुम और मैं कोई बिजनेसमैन हो, या फिर इट हैज़ टू बी लाइक कलेक्टिव, पूरी इकॉनमी का टैक्स जमा हुआ है और टैक्स के थ्रू वो पूरा का पूरा डैम बना है, उसके टर्बाइंस, उसका ऐसा मतलब वो ऐसी मोनोपोली है कि कोई आम पर्सन इंडिविजुअली एक बिजनेसमैन निकाल के नहीं कर सकता। ऑब्वियसली अब इलॉन मस्क टाइप लोग जाके खुद भी एक नेचुरल मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं मतलब वैसे नेचुरल मोनोपोली इस तरह सोच लो, इस तरह ये कैश है, ठीक है, इसकी नेचुरल मोनोपोली किसके पास है? मोनोपोलाइज है ना, सेंट्रल बैंक के पास है, नोबडी एल्स कैन डू इट। लेकिन उसमें तो इट हैज़ टू हैव अ लॉट ऑफ कॉस्ट अटैच टू इट। पैसे बनाने की जो लीगल टेंडर तो हमारी सेंट्रल बैंक के पास होता है, लेकिन उसकी कॉस्ट एसोसिएटेड नहीं होती। लेकिन नेचुरल मोनोपोली के बारे में सोचते हो ना, तो ये सोचो, उस तरह इमेजिन करो कि कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ऑयल, इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज की जो प्रोडक्शन है ना, उससे अपने दिमाग से कनेक्शन ड्रॉ करो कि नेचुरल मोनोपोलीज ये होती हैं, ठीक है। इसका ना हम डायग्राम बनाते हैं। ये तो एसेंशियल रीडिंग वाला डायग्राम था, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, खुद बना के प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सो हमारे वर्टिकल एक्सिस में सारी प्राइसेस है, मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमारी क्वांटिटी है, एक हमारी मार्केट की डिमांड कर्व है, और हमारी एग्जैक्टली हाफ पे कट करेगी MR कर्व। और इस तरह याद करो कि याद है हम इस तरह बनाते थे, एवरेज कॉस्ट यू मार्जिनल कॉस्ट है, एक फर्म की इस तरह बनाते थे ना। अब ये जो नेचुरल होती हैं ना मोनोपोलीज, उनकी ना इस तरह इमेजिन करो कि एवरेज कॉस्ट बस फॉल ही करती रहती है, मार्जिनल कॉस्ट भी इस तरह करके भी मिनिमम वाले पॉइंट पे आना ही नहीं है इसने कभी। हमें वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू, जैसा हम कहते थे ना, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि कॉस्ट यहाँ कम हो रही हैं, कॉस्ट यहाँ बढ़ रही हैं। ये जो नेचुरल मोनोपोली है ना, ये अपने उसी पार्ट पे रहती है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल वाले साइड पे, ठीक है। सो जब एवरेज कॉस्ट हम बनाएंगे वो हम इस तरह बनाएंगे, यूँ करके एवरेज कॉस्ट इज़ जस्ट डिक्रीजिंग, डिमिनिशिंग, क्योंकि नेचुरल मोनोपोली है। मार्जिनल कॉस्ट उसके नीचे आएगी, लेकिन अभी हम उसका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट हम नहीं दिखा सकते, बस उसके नीचे है, थोड़ी सी कर देते हैं इंक्लाइंड एट अपवर्ड्स। सो दिस इज़ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, दिस इज़ द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि परफेक्टली कंपेटिटिव अगर होता मार्केट स्ट्रक्चर तो किधर आना चाहिए था इक्विलिब्रियम, सप्लाई इज इक्वल्स टू डिमांड पे, राइट। सो वो हम आना चाहिए था इधर। मार्जिनल कॉस्ट रिमेंबर सप्लाई होता है, इसको हम लेबल कर सकते हैं कि ये मेरी क्वांटिटी, परफेक्टली कंपैरेटिव क्वांटिटी है, एंड ये मेरी परफेक्टली कंपैरेटिव प्राइस है। सो परफेक्टली कंपैरेटिव प्राइस, दिस इज़ द परफेक्टली कंपेटिटिव क्वांटिटी। तो ये मेरा इक्विलिब्रियम है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। है तो परफेक्ट कंपटीशन इधर नहीं, क्योंकि ये है नेचुरल मोनोपोली। ये तो MC इज इक्वल्स टू MR करेगी। अब उसका भी पॉइंट ढूंढो, MC इज इक्वल्स टू MR किधर हो रहा है, वो तो इधर हो रहा है। क्वांटिटी वो इधर सेट करेगी जहाँ पे MC इज इक्वल्स टू MR है। डिमांड पे वो देखेगा कि क्या प्राइस सेट होनी चाहिए। सीता, अच्छा जी, ये प्राइस, ये एवरेज कॉस्ट नज़र आ रही है, ये जो है पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम है हमारे मोनोपोलिस्ट का, ये क्वांटिटी है मोनोपोलिस्ट की, देख लो ज़रा कितनी कम है कंपेयर टू परफेक्टली कंपेटिटिव। उस तरह आप सोच सकते हो ना कि हमेशा इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, हमेशा गैस, पेट्रोल, ये चीज़ें महंगी हैं, बिकॉज वो मोनोपोलाइज्ड है। हमारी ज़रूरत ज़्यादा है और कम आ रहा है मार्केट में।
अच्छा जी, प्राइस मोनोपोलिस्ट देखो बहुत महंगी रख रहा है, जिस तरह बिजली बहुत महंगी है, और एवरेज कॉस्ट इधर है, इधर कर देते हैं ये पॉइंट, इसको पॉइंट बी कह देते हैं, इसको पॉइंट ए कह देते हैं। सो व्हाट इज़ द प्रॉफिट रीजन? प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। सो ये उसका रीजन इज़ द प्रॉफिट ऑफ द मोनोपोलिस्ट। अच्छा, और नेचुरल मोनोपोली की बाय द वे जो आती है ना पास पेपर्स में, कि इसकी पहचान ये है कि इसके बस फॉलोइंग होते हैं हर वक्त एवरेज कॉस्ट, इट हैज़ अ वे फॉलोइंग मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन में तो प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, यहाँ हम कुछ शेड ही नहीं कर सकते। कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस यस होता है, लेकिन प्रॉफिट ज़ीरोज़ होते हैं। अच्छा, डेड वेट लॉस किधर है? ऊपर देखो, पिछली क्लास हमने क्या किया था, याद है? ये देखो ना, ये वाली क्वांटिटी थी परफेक्टली कंपेटिटिव, ठीक है। सो कैन यू सी कि ये इन दोनों क्वांटिटी के बीच में जो बाउंडेड है, और सप्लाई और डिमांड के बीच में जो भी ट्रायंगल आता है, तो यहाँ भी ना उसी को करते हैं कि ये देखो ना, ये क्वांटिटी है, ये डिमांड है, और सप्लाई क्या है, ये है। तो क्या हो जाएगा, ये सारा शेडेड रीजन। फिर से ऊपर देखो, ये हमारा डिमांड था, ये हमारा सप्लाई था, और इस रीजन बाउंडेड इन बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज। सो आवर डेड वेट लॉस रीजन बिकम्स दिस सारा रीजन। ह्यूज डेड वेट लॉस क्रिएट करती है नेचुरल मोनोपोली। फायदे वो M1 वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं हुआ, कि करने आज आंसर भी सही आ गए थे? परफेक्ट। अच्छा, ये हो गया हमारा डेड वेट लॉस, एंड एज यू कैन सी कि ये बहुत लार्ज है डेड वेट लॉस। यहाँ हम लिख देते हैं वर्टिकल एक्सिस में प्राइस भी दिखा रहा है, मार्जिनल कॉस्ट भी दिखा रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू भी दिखा रहा है। डन। अच्छा, अब अगर हमने इस डेड वेट लॉस को रिड्यूस करना है, तो जो कोई अथॉरिटेटिव बॉडी है ना, वो मोनोपोलिस्ट को फोर्स नहीं कर सकती कि वो परफेक्ट कंपटीशन पे प्रोड्यूस करे। लेकिन ना गवर्नमेंट ये पूरा का पूरा इस पॉइंट पे लाना फिर भी मुश्किल है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस तरह के जो भी जिस पर्सन ने नेचुरल मोनोपोली क्रिएट की हुई है ना, सो कहेगी ये रेगुलेटरी प्राइस सेट करो एग्जैक्टली जहाँ पे, इसको हम कह देते हैं, इसको पॉइंट जी उसने लेबल किया हुआ है यहाँ है एवरेज कॉस्ट जो है ना, वो हमारे प्राइस के बराबर है, ठीक है। यहाँ भी उसके जो है ना प्रॉफिट ज़ीरो ही होंगे एक्चुअली, लेकिन इस पे वो मान जाएगा फिर भी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो हमारे डेड वेट लॉस है, तुम फिर मुझे बताना कि इस जो रेगुलेटरी प्राइस है ना, यहाँ रेगुलेटरी प्राइस कह देते हैं PR, एंड रेगुलेटरी क्वांटिटी को QR लिख देते हैं। यहाँ फिर भी डेड वेट लॉस है कि नहीं है? yes. देखो ना, अगर ये इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में अगर आप फंसे हुए हो, सिग्निफिकेंटली कम है, यू राइट। अच्छा, ऐसा करते हैं ना, इसको ना ज़रा इसको एवरेज कॉस्ट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ इसको तुम कह दो पॉइंट A, इसको ABC कहीं लिखा है हमने? C नहीं लिखा हुआ ना, इसको C कह देते हैं। तो पहला वाला डेड वेट लॉस कितना था? इनिशियली डेड वेट लॉस था ये पॉइंट EM, A और EC के बीच में, राइट। और अब जो डेड वेट लॉस है वो सिग्निफिकेंटली कम हो गया, ये पॉइंट GCEC। सो इट इज़
significantly less. और रेगुलेटरी प्राइस में भी उसका प्रॉफिट ज़ीरो ही है. प्रॉफिट यहाँ भी ज़ीरो है. एक्चुअली फिर यहाँ ज़ीरो कैसे हो सकता है? यहाँ पे फिर से देखते हैं. यहाँ है प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है. तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ अगर हम देखो ये तो नेगेटिव प्रॉफिट्स होंगे क्योंकि ये ड्रॉप कर रहा था. वो तो ऊपर है. सो यहाँ लॉसेस हैं. यहाँ लिख देते हैं कि क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है तो प्राइस इज़ इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट. एंड क्योंकि ये लोअर, एक्चुअली परफेक्ट कंपटीशन में ऐसे होता नहीं था ना, लॉन्ग रन में इस तरह होता था, याद है क्यों करके आता था. तो वो नॉर्मल प्रॉफिट्स हो जाते थे इन द लॉन्ग रन, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी. है यहाँ क्या हो रहा है कि एवरेज कॉस्ट तो ऊंची है, देयरफॉर यहाँ जो है लॉसेस हैं, इसलिए वो कभी भी नहीं मानेगा इधर आने पे. अच्छा, तो मोनोपोलिस्ट हम लिख सकते हैं कि जो ये हमारा नेचुरल मोनोपोलिस्ट है उसको हम पॉइंट EC पे नहीं लेके आ सकते, ठीक है. इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज़ यहाँ वो नेगेटिव प्रॉफिट्स में जा रहा है. लेकिन हम मोनोपोलिस्ट को ये कर सकते हैं ज़रूर कि हम उसको एक पॉइंट G पे ले आएँ. ये वो मान जाएगा दिस पॉइंट इज़ पॉसिबल बिकॉज़ यहाँ एक तो उसके प्रॉफिट्स हो रहे हैं नॉर्मल एंड उसको कॉम्पेंसेशन भी मिल रही है. जो उसके लॉस हो रहा है ना इसमें, वो ये जो जितना भी नुकसान हो रहा है वो उसको गवर्नमेंट पे कर देगी. हाँ, ये ना देखो यहाँ ये भी सही लिखा हुआ है. सोसाइटी के नॉट फोर्स द मोनोपोलिस्ट टू प्रोड्यूस हियर इन द लॉन्ग रन since EC lies below the average cost is making a loss and would rather go out of business. The last thing in this chapter is price discrimination, ठीक है. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती हैं 3 किस्म की. फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. तुम्हारे जो है ना जो सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो सेकंड ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई जाती है. यहाँ जो है ना तुम्हारे साथ सिर्फ फर्स्ट डिग्री के बारे में ऊपर से पूछा जाएगा, और अगर मैथमेटिक्स आएगी ना तो वो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आएगी, ठीक है. अब तुमने फर्स्ट डिग्री प्राइस, ये थ्योरी है, इसमें ख़ास कोई डायग्राम्स वगैरह भी हैं, तुमने सिर्फ समझना है, ठीक है. जो फर्स्ट डिग्री प्राइस जो डिस्क्रिमिनेशन करता है ना मोनोपोलिस्ट, उसके बेस्ट मुझे लगता है एग्जांपल वो समझ लो कि जो ये क्लब्स होते हैं ना, जिस तरह के, जो राया की तो एग्जांपल नहीं लेनी चाहिए, जिम खाना ले लो. जहाँ वहाँ जाकर तुम खाना खाओगे ना या फिर कोई भी सर्विसेज अवेल करोगे तो तुम्हें उनकी परफेक्टली कंपेरेटिव प्राइस मिलेगी. फ़र्ज़ करो कि कहीं बाहर से बर्गर 1000 रुपीज़ का मिल रहा है ना, वहाँ तुम्हें 500 रुपये का मिलेगा, वो बहुत सस्ता मिलेगा, ठीक है. वैसे राया में तो एक्सपेंसिव है फिर भी, लेकिन खैर राया इज़ आई डोंट नो. हाँ पता नहीं, लेकिन वैसे यूजली ना, मतलब विद एक्सेप्शन ऑफ राया, सारे DHA के भी जो जाके देख लो ना, सारे जो DHA R ब्लॉक है, मतलब जो DHA के अपने भी जो क्लब्स होते हैं ना, उनमें भी यही होता है कि सब्सिडाइज होते हैं. लेकिन वैसे राया की अगर देखो, अगर मैंने जाके एज ए मेंबर मैंने स्विमिंग करनी है ना, तो आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग. मैं अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ स्विमिंग कर सकती हूँ. गोल्फ के लिए उनको कुछ पेमेंट्स करनी होती है, लेकिन इफ़ आई वांट टू प्ले टेनिस, इफ़ आई वांट टू प्ले एनीथिंग, देन मुझे नहीं कुछ पे करना है एक्स्ट्रा. अच्छा, अब वो हाउ डू दे वर्क दिस आउट? वो क्या करते हैं कि आपको 25 लाख रुपए आपने देने हैं एज अ मेम्बरशिप फ़ी, और उसके बाद मंथली आपने देने 10,000 रुपीज़, ठीक है. ये जो फर्स्ट डिग्री प्राइस मोनोपोलिस्ट है ना, वो आपको ये करता है कि वो आपको ना, ये जो है ना, ये सप्लाई इज इक्वल्स टू डिमांड,
वो आपको परफेक्टली कंपेटिटिव प्राइस चार्ज करेगा, परफेक्टली कंपेटिटिव क्वांटिटी बेचेगा। एज इन आप जब वहाँ जाओगे ना, आप जिम भी कर रहे हो, आप चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे हो, वो सस्ती कर रहे हो, ठीक है। बट देन वो उसका क्या फ़ायदा, देखो मोनोपोलिस्ट जो है वो क्या करता है कि वो तो प्राइस हाई चार्ज करता है एंड क्वांटिटी कम बेचता है। ये तो आपको सस्ती चीज़ दे रहे हैं और क्वांटिटी भी अच्छी खुली दे रहे हैं। हाउ डू दे डू दैट, वो आपसे ऐसी अच्छी खासी मेंबरशिप फ़ी चार्ज करते हैं और मंथली भी आपको एक सब फ़ी क्या कहते हैं, मेंबरशिप फ़ी देनी पड़ती है, राइट। सो व्हाट दे डू इज़ कि ये जो आपका पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस है ना, जो आपको मिल रहा होता है, जो खुशियाँ मिल रही हैं अभी परफेक्टली कंपेरेटिव प्राइस पे चीज़ खाने की, वो इनिशियली ना वो आपसे एज ए मेंबरशिप फ़ी ये सारा एरिया वैसे ही चार्ज कर लेते हैं। सो इन अ वे कि देखो ना, अगर परफेक्ट कंपटीशन असल में होता तो ये मेरा कंज्यूमर सरप्लस होता, ये उसका प्रोड्यूसर सरप्लस होता, ठीक है। ये पता नहीं यहाँ नीचे क्यों उसने शेड किया हुआ है, ये होता है प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कर रहा है कि वो कह रहा है कि ये सारा का सारा ना उसका प्रोड्यूसर सरप्लस है, बिकॉज वो जो कंज्यूमर सरप्लस आपको मिलता था ना, वो एज मेंबरशिप फ़ी वो आपको चार्ज कर लेगा। सो इन अ वे ये जो सारा जो शेडेड रीजन बनता था ना, ट्रायंगुलर वाला, ये पता नहीं, ये मैंने इंटरनेट से पिक्चर ली थी, नो वंडर ख़राब है ये, इसको इग्नोर करो, ये है शेडेड रीजन, ठीक है। ये जो सारा रीजन है वो सारा का सारा प्रोड्यूसर खा लेगा, ठीक है। अच्छा, जो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो ये ऐसे है कि तुम उसमें इमेजिन करो कि लाहौर, विद इन लाहौर 2 किस्म के मार्केट्स हैं, ठीक है। एक जौहर टाउन है या फिर एक वो ठोकर के आगे वाला इलाका है, वैसे उसको तो भी भूल जाओ। इवन DHA के अंदर अगर मैं लेफ़्ट साइड पे जाऊँ ना गाजी रोड पे, और राइट साइड पे जाऊँ टू गोल्ड क्रेस्ट, ठीक है, मुझे वही फल गोल्ड क्रेस्ट में क्या मिलेगा, महंगा, और मुझे वही फल मिलेगा गाजी रोड के किसी ठेले वाले से सस्ता, ठीक है। तो बात ये है कि इसमें जो वो पर्सन है ना, या फिर मोनोपोलिस्ट है, ये तो फिर मैंने सेलर्स ही चेंज कर दिया, सो इट्स अ बैड एग्जांपल। बट थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में वही सेलर है, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ें प्राइसेस चार्ज कर रहा है। फ़र्ज़ करो कि मैं हूँ कोई फेमस कॉफ़ी प्लेस का, कोई नाम बताओ, थर्ड कल्चर हूँ, ठीक है। अब मैं थर्ड कल्चर हूँ और मैंने ना सबसे पॉश इलाका देखा है जहाँ पे लोग मैंशंस हैं, ये है वो है, मैं और फिर एक और मैंने इलाके में खोलना चाह रही हूँ जहाँ पे कोई मैंशंस नहीं है, मुझे नज़र आ रहे हैं इर्द गिर्द लोग, मेरे कस्टमर्स क्या हैं। तो जो थर्ड डिग्री प्राइस मोनोपोलिस्ट है ना, वो ये हरकत करता है कि जहाँ पे उसको इर्द गिर्द बाइंग पावर ज़्यादा नज़र आ रही है ना, उसको क्या करेगा, ज़्यादा चार्ज करेगा, और जो इलाका लग रहा है कि यहाँ अफोर्डेबिलिटी कम है तो उसको कम प्राइस चार्ज करेगा। उसके अलावा तो वैसा सोच लो कि जिस तरह ये पठान नहीं होते, वो भी अब अपनी शॉप का तो मोनोपोलिस्ट है ना। अगर इफ़ अ वुमन वॉक्स इन हु लुक्स वेरी वेल ड्रेस्ड एंड वेरी, बात करने का तरीका फ़र्क है, ब्ला ब्ला ब्ला, उसको ज़्यादा, स्पेशली जब किसी फॉरेनर को देखते हैं ना, तो वो मतलब गोरी मैम है तो जी बस उसको क्या कर देंगे 2000 रुपये, और कभी कभी आप बारगेन करो तो आप सोचते हो यार 2000 से 500 पे हम कैसे पहुँचे, लेकिन वो पहुँच जाते हो बिकॉज वो उनने खुला रखा होता है, ठीक है सीन। सो थर्ड डिग्री, अब इस तरह तुम सोचो कि हाँ, लेफ़्ट साइड पे तुम ये सोच लो कि ये ज़रा रिच नेबरहुड था, या फिर दिस वाज अ कस्टमर हु वॉकड इन हु लुक्ड काइंड ऑफ वेल ऑफ। सो देयरफॉर उसका ना इनइलास्टिक डिमांड है इन अ वे कि वो प्राइस बढ़ने से घबराता नहीं है। अच्छा, दूसरा जो सेगमेंट है ना ऑफ द मार्केट, वो समझ लो कि ये पुअरर नेबरहुड है, देयरफॉर थोड़े से भी प्राइस चेंजेस में वो सेंसिटिव है, उसकी इलास्टिक है, मतलब कि उसकी जो है ना वो क्या कहते हैं, फ्लैटर है डिमांड कर्व। अल्लाह जाने एवरेज रेवेन्यू के लिए क्यों लिखा हुआ है यहाँ, डिमांड लिख देते हैं। सो ये जो इसका डिमांड है वो स्टीप है, इसका डिमांड है जो फ्लैट है, ये पूरी मार्केट का डिमांड है। याद है हम डिमांड किस तरह करते थे, हॉरिजॉन्टली सम करते थे, राइट। ये मतलब कि पहले देखा कि कौन सी प्राइस में ये क्या लेने के लिए रेडी है, यहाँ तक देखते हैं ना, इस प्राइस तक सिर्फ सेगमेंट 1 को आप सर्व कर सकते हो। तो जो डिमांड है ना वो उसके हिसाब से होना चाहिए, इस P1 के लेवल तक। यहाँ का है ना, P1 थोड़ा ऊपर है, यहाँ तक उसने दिखाया है,
वेरी बैडली मेड डायग्राम P1 ये सोच लो, ठीक है। जब प्राइस इससे नीचे ड्रॉप करती है तो सेगमेंट 2 भी है, तो उसने ना अपना पूरा अपने लिए ना एक बना लिया है कि दिस इज़ फॉर द होल मार्केट। अब जो उसने किया रहा है MC इज इक्वल्स टू MR, इसका किया MC इज इक्वल्स टू MR, तो इस मार्केट में ही इज़ एबल टू चार्ज मोर एंड इस वाली मार्केट में ही इज़ एबल टू चार्ज लेस, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह का मैंने देखे जो ये वाला जो डायग्राम है ना तुम लोगों की एसेंशियल रीडिंग में था, ये कुछ स्टूडेंट्स को इसलिए कंफ्यूज करता है क्योंकि उसने ना इस तरह वर्टिकल एक्सिस में प्राइस लिखा हुआ है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक मार्केट की क्वांटिटी इधर लिख दी है और दूसरी मार्केट की क्वांटिटी इधर लिख दी है। मतलब ये ना सोचना कि ये नेगेटिव क्वांटिटीज़ हैं, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं दूसरी मार्केट के अंदर। वो कह रहा है कि फ़र्ज़ करो सबके ये दो मार्जिनल कॉस्ट तो प्रोड्यूसर एक ही है ना, उसकी एक ही है कॉस्ट स्ट्रक्चर। यहाँ इसने MC इज इक्वल्स टू MR किया, जिसकी जो फ्लैट थी ना वो उसकी प्राइस कम चार्ज हो रही है, और जिसका इन इलास्टिक था उसका जो MC इज इक्वल्स टू MR किया तो वो प्राइस ज़्यादा है। सो कंक्लूजन क्या है कि जो भी मार्केट में जहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा है ना उसकी प्राइस कम चार्ज होगी। तो क्वेश्चन इस तरह आ जाएगा कि आप ये मैथमेटिकली ज़रा प्रूव तो करो। देखते हैं कोई है क्वेश्चन। ये सही है, इसको हम खुद करते हैं, खुद लिखते हैं ताकि समझ आएगी। अच्छा जी, बताओ, हमने ना पहले एक फॉर्मूला डिराइव किया हुआ था, याद है? हमने इस तरह टोटल रेवेन्यू लिखा था, हमने कहा कि प्राइस एज एंड क्वांटिटी था, एंड जब इसका हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी तो MR निकला। जब हमने MR निकाला तो वो हमने उसको इस तरह लिखा कि प्राइस को कॉमन ले लिया और फिर था ये 1 + 1 ओवर इलास्टिसिटी। हमने कहा यार नेगेटिव क्वांटिटीज़ लिखना, मतलब ये +1 ओवर -2 लिखना अजीब लगता है, तो इसलिए हमने उसको किस तरह कन्वर्ट कर दिया था, इसको हमने एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया था और यहाँ हमने नेगेटिव साइन लिख दिया था, ठीक है। तो ये हमारी MR की निकली थी क्या कहते हैं इक्वेशन। अब फ़र्ज़ करो तुम्हारे पास दो मार्केट्स हैं, एक पे इलास्टिसिटी कह देते हैं इज़ 0.5 और दूसरी मार्केट की, ये इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, दूसरे की है 1.5। ये क्या है, इलास्टिक है कि इन इलास्टिक? ये इलास्टिक है कि इन इलास्टिक? 0.5 तो इन इलास्टिक होएगा, राइट, और 1.5 क्या होएगा, इलास्टिक। अच्छा, तो अब देखते हैं कि अगर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ऑब्वियसली एक ही मोनोपोलिस्ट है, उसका सेम है, राइट। तो MC इज इक्वल्स टू MR जो हम करेंगे तो यहाँ भी इस तरह, यहाँ भी देख लो कि ये क्या है, MC इज इक्वल्स टू MR1 और यहाँ MC इज इक्वल्स टू MR2 और MC तो बराबर है, राइट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं MC इज इक्वल्स टू MR1 इज इक्वल्स टू MR2। देयरफॉर जो मार्केट 1 के अंदर जो P1 कह देते हैं, हमने वो प्रूफ करना है ना कि वो है अब यहाँ क्या लिखें, इसकी प्राइस इलास्टिसिटी है 0.5, सही है। और जो मार्केट 2 थी जिसकी इलास्टिक थी वो है 1 - 1 ओवर 1.5। 1.5 होता है ना 3/2, तो ऊपर चले गया, फिर 2/3 हो गया, फिर 3 - 2, फिर 1/3 हो गया, राइट। ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 - 2 है ना, ये -1 हो जाएगा। वो मैंने क्या बोला था, वो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा ना मेरे ख्याल से। अच्छा, तो फिर हमें क्या नज़र आ रहा है कि जो P1 है वो इज़ इक्वल्स टू माइनस, या फिर इस तरह लिख देते हैं, उसको उस तरफ ले जाते हैं,
P2 इज इक्वल्स टू -3P1। देयरफॉर ये सही है। ऑब्वियसली जो -3 है वो 1 से कम ही होता है, यहाँ 1 समझ लो। ये समझ आए कि ये कैसे हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको उधर से लेके। हाँ हाँ बताओ, मुझे बताओ कि यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि अगर मैंने यहाँ -3 जो है वो 1 से कम होता है, तो अगर -3 को P1 से मल्टीप्लाई किया, लेफ़्ट साइड को किया, तो राइट साइड को भी करना पड़ेगा। तो देयरफॉर ये लेस देन P1 हो जाएगा। अब देखो ना हमें क्या चीज़ नज़र आई कि देयरफॉर जो 2 वाली मार्केट है ना, जहाँ पे इलास्टिक था, वहाँ प्राइस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है। सो देयरफॉर एज अ रिज़ल्ट ये क्या हो जाएगा, यहाँ P1 शुड बी हायर एंड P2 शुड बी लोअर। वो हम देखेंगे कि अच्छा ये मैंने क्या लिख दिया, चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट पीपल। अच्छा पता नहीं, ये मुझे ना कंफ्यूजिंग लगा है कि जो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ना, सेकंड ईयर माइक्रो में जो मैंने तुम्हें पढ़ाई थी ना, कि वो मेंबरशिप फ़ी ले लेता है और कंज्यूमर सरप्लस ज़ीरो हो जाता है और सारा कंज्यूमर सरप्लस बन जाता है प्रोड्यूसर सरप्लस। अब कुछ टेक्स्ट बुक में ना ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि फ़र्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये होती है। अब 2-3 जगहों पे मैंने और देखा, वहाँ पर ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फ़र्क बताई हुई है। ये उस सेम है कि कंज्यूमर सरप्लस कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन मेंबरशिप फ़ी या फिर एंट्रेंस फ़ी के हिसाब से नहीं है। वो कहता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये होती है कि जितनी भी विलिंगनेस है ना, उसके उतना ही चार्ज करना शुरू कर दो। मतलब कि वो इस तरह इमेजिन करो कि एक अमीर पर्सन आया, उसको 1000 रुपीज़ चार्ज कर दिए, दुकान में कोई चीज़ लेबल्ड नहीं है, एक और उसकी विलिंगनेस टू पे ज़्यादा लग रही थी, उसको 60 चार्ज कर लिया। अगला कोई पर्सन आया, वो इतना वेल ऑफ नहीं लग रहा था, उसकी विलिंगनेस टू पे कम लग रही थी, तो उसको कम चार्ज कर दिया। इन सच अ वे उस जो मोनोपोलिस्ट है ना, उसने सारा कंज्यूमर सरप्लस खा गया, बिकॉज उसने एक एक इंडिविजुअल को उतना ही चार्ज किया जो उसकी उस पर्सन की हाईएस्ट विलिंगनेस टू पे थी। सो अभी हम जब पास पेपर्स करेंगे ना, तो फिर देखते हैं मतलब कि इसके हिसाब से करना है कि वो मेंबरशिप फ़ी वाले केस से करना है। अच्छा और क्या था इसके अंदर चैप्टर के अंदर, ये सेकंड डिग्री, हाँ ये जो सेकंड डिग्री नहीं आना, कौन खरीदने वाले वो अमीर है या हाँ हाँ, जो दूसरे वाले उसमें वो बंदे को देख के फिर चार्ज करे, तो थोड़ा फ़र्क होगी ना बात। सो मैं ना इसकी एक्चुअली स्टडी गाइड पे देख लेते हैं, जो स्टडी गाइड में डेफिनेशन दी है उसके हिसाब से करते हैं। स्टडी गाइड, दिस इज़ ब्लॉक 8, परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली, ये हमने कर लिया। ये तो प्योर ना, ये भी डायग्राम कर लिया। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, देखो ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में उसने ये वाली चीज़ की है जो अभी हमने भी किया है, और बस कुछ खास उसने किया नहीं है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मेंशन्ड है और उसके अंदर अच्छा, फर्स्ट डिग्री प्राइस एलिमिनेट्स द डेडवेट लॉस एसोसिएटेड विद अ सिंगल प्राइस मोनोपोलिस्ट, ठीक है। और फिर किया हुआ है थर्ड डिग्री इज़ फार मोस्ट द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस। सेकंड को तो मेंशन भी नहीं किया हुआ, मैं फिर वो नोट से भी हटा देती हूँ सेकंड डिग्री, ठीक है। अब देखो ना इसमें वो यही कह रहा है कि डेड वेट लॉस कुछ भी नहीं होएगा। वो तो हमारे भी ना जो दोनों अगर केसेस पे देख लो ना,
क्योंकि जो फर्स्ट डिग्री प्राइस यहाँ करता है ना चार्ज, किस तरह, हाँ मतलब उसका मतलब है कि इतनी डिटेल में आना ही नहीं है। हम ना ये मैं सारे नोट्स चेंज कर देती हूँ, ये भी काट देती हूँ, इधर से ये भी हटा देती हूँ। हमने सिर्फ ये याद रखना है कि जो फर्स्ट डिग्री प्राइस मोनोपोलिस्ट है ना, उसमें डेड वेट लॉस कुछ नहीं होता, वो परफेक्टली कंपेरेटिव प्राइस में करता है चार्ज, डेड वेट लॉस एसोसिएटेड ज़ीरो। दूसरा सेकंड डिग्री के वाले भी मैं नोट्स हटा देती हूँ, एंड वील जस्ट फोकस ऑन थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वो अभी हमने कर लिया कभी। डिफाइन, अच्छा फिर देखो ना, डिफाइन डेफिनेशन तो पूछ रहा है सेकंड की भी। फॉर फर्स्ट डिग्री ड्रॉ ग्राफ्स टू इलस्ट्रेट प्रोड्यूसर कंज्यूमर सरप्लस कंपेयर टू कंपेरेटिव इंडियन। अब फर्स्ट, हालांकि थर्ड के इजी है। अच्छा, व्हाट आई वुड डू इज़ किस तरह के क्वेश्चन के ऊपर यही बनाऊंगी कि ये डिमांड है, ये सप्लाई है, जो वो प्रोड्यूसर है वो इधर चार्ज करेगा प्राइस, ये क्वांटिटी प्राइस करेगा, ये सारा का सारा एज मेंबरशिप फ़ी ले लेगा, तो कंज्यूमर सरप्लस हो जाना है ज़ीरो, और जो प्रोड्यूसर सरप्लस है ये सारा शेडेड रीजन हो जाना है, और जो हमारा क्या कहते हैं डेड वेट लॉस जो है वो ज़ीरो होएगा। सो इसका ना यही वाला, दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू शो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अच्छा जो लास्ट चीज़ है ना, ये बल्कि जो ये काफ़ी दफ़ा पास पेपर्स में आ भी चुका है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, कि जो मोनोपोलिस्ट है ना, ही डज़ नॉट हैव अ सप्लाई कर्व। हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन था ना, उस पर हम याद नहीं है जो क्या लिख रहे थे कि जो सप्लाई कर्व है दैट इज़ द समिशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ईच फर्म। वो कह रहा है कि आप ना ऐसा क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स अनसर्टेन करके, इसमें ना अपने पास ये काउंटर एग्जांपल देनी है कि वाई इज़ इट सो कि उसका एक डिफाइंड सप्लाई कर्व नहीं है। अच्छा, अब जो ये डायग्राम भी हम ज़रा ख़ुद भी बना के देख लेंगे कि, तो वो कह रहा है कि इमेजिन करो कि यहाँ ये डिमांड है और ये मार्जिनल रेवेन्यू है, MC=MR आपने इधर किया, क्वांटिटी आपकी इधर निकली, और आपने अपनी ही डिमांड कर्व पे यहाँ प्राइस यहाँ सेट कर दी। ठीक है, अब कह रहा है कि प्राइस क्या सेट हुई है, P1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस क्या है, Q1। सो यू वुड एक्सपेक्ट कि अगर यहाँ P1 है और Q1 है तो सप्लाई कर्व हम क्या बनाते हैं, पॉजिटिवली स्लोप बनाते हैं। ठीक है, तो आप तो एक्सपेक्ट करते हो कि अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़नी चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर इसका डिमांड चेंज होता है इन अ वे कि MC=MR जो है ना, आपको वही प्राइस दे रहा है। अब कैन यू सी द प्रॉब्लम कि यहाँ MC=MR हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस तो उधर की उधर ही है, तो ये तो एक शिफ्ट आ जाएगा सप्लाई के अंदर। हालांकि हम तो सप्लाई कर्व इस तरह बनाना चाह रहे हैं कि क्वांटिटी अगर बढ़ी है, अगर यहाँ Q1 था तो Q2 था, तो प्राइस तो उसकी डिफरेंट होनी चाहिए। क्वांटिटी बढ़ गई तो प्राइस भी इंक्रीज करेगी। हाँ, अब वो उसकी तो सप्लाई कर्व बन गया फ्लैट। दैट इज़ वाई आप कहते हो कि जो मोनोपोलिस्ट है ना, उसका जो सप्लाई कर्व इज़ नॉट डिफाइंड, इट्स नॉट कि एक मैं मार्केट का डायग्राम अलग बनाओ और इंडिविजुअल मोनोपोलिस्ट का अलग बनाओ, जैसे हम परफेक्ट कंपटीशन में करते थे ना, राइट साइड पे मार्केट बना दी, लेफ्ट साइड पे हमने फर्म बना दिया। विद दिस वी कांट डू अ सप्लाई ऑफ द मोनोपोलिस्ट, बिकॉज सप्लाई जो है ना वो डिपेंड करता है डिमांड कर्व के ऊपर और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के ऊपर। वो डिफरेंट, एक ही प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ भी हो सकती हैं और एक क्वांटिटी पे डिफरेंट प्राइस भी हो सकती है। तो मतलब इसकी एक और डायग्राम भी हम इस तरह बना सकते हैं कि क्वांटिटी सेम है लेकिन प्राइस डिफरेंट है। अगेन दैट वुड ऑल्सो इम्प्लाई कि आपकी सप्लाई कर्व प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। सो अगर वो आपको क्वेश्चन पूछता है ना कि द मोनोपोलिस्ट हैज़ अ डिफाइंड वेल डिफाइंड सप्लाई कर्व, ट्रू फॉल्स अनसर्टेन, तो आप क्या कहोगे, इट इज़ फॉल्स, और ये आपका एक काउंटर एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको फॉल्स करने के लिए आपको कोई प्रूफ भी देना है ना, सो दिस इज़ योर काउंटर एग्जाम्पल फॉर दैट। अब ये चैप्टर फिनिश हुआ है और मैंने ब्लॉक 7 की ना ये जो क्या कहते हैं एक्टिविटी सॉल्व करके यहाँ तुम्हारे नोट्स में डाल दी हैं।
अब तुमने इस वीकेंड पे ये सारे एक्टिविटीज़ करनी है, ये वर्क एग्जाम्पल्स भी मैंने सॉल्व कर दिए हैं, और जब तुम फंसोगे तो तुमने फिर मुझे बताना है कि मैं फंस गया हूँ, और ये वाला फिर जो जिस पे भी फंसोगे वो हम क्लास में कर लेंगे, ठीक है।